बच्चों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार आपको कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको दूंगा। पहले वो जानकारियाँ हम लेंगे। पहली चीज़ कि बहुपद क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बहुपद किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं, ये सब हम पहले जानेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि मान लीजिए हम बहुपद किसे कहेंगे उसको जानते हैं। तो सबसे पहला जो है कि चीज़ है, सबसे पहला काम है, तो लिखिए क्या लिखेंगे कि जिन 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 बीजीय व्यंजक ज पे बड़ी का मात्रा रहता है बेटा। बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक में चर यानी इसको कहते हैं अक्षर। ठीक है बेटा। बीजीय व्यंजक चर यानी अक्षर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है बेटा। पूर्ण संख्या हो या पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे में देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, जैसे x टू द पावर 2 + 3, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए हमारा x टू द पावर 1/2 + 4 मान लीजिए। तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम चर अक्षर को खोजेंगे। चर अक्षर है हमारा x और यहाँ भी है x। ध्यान दीजिएगा इन दोनों चीज़ों को पहले। अब देखिए ध्यान, आगे क्या देना है, आगे है आपकी पावर देखना है। क्या देखना? उसकी पावर यानी घात, और घात को डिग्री भी कहते हैं, एक तरह से डिग्री भी कहते हैं। तो x के पावर कितना है बेटा, यानी कि घातों की संख्या कितनी है, x पे घातों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है बेटा। और यहाँ पे घातों की संख्या कितनी है बेटा, घातों की संख्या, तो यहाँ घातों की संख्या है बेटा 1/2। ठीक है। हमारा जो है कि ये बहुपद होने की क्या संभावनाएं दी गई है, कि बहुपद होने की संभावना ये दी गई कि घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये तो हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है बेटा? नहीं। 2 हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, ये जो हमारी जो नंबर दिख रही है इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिमेय कहते हैं, परिमेय संख्या। और इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ये क्या है हमारी? परिमेय संख्या। तो बताइए बेटा, अगर ये जो कह रहा है, डेफिनेशन जो कह रहा है, हमारी परिभाषा जो कह रही है बहुपद होने का, तो बहुपद होने की परिभाषा से कौन सा जो है कि बहुपद है और कौन सी बहुपद नहीं है। तो हमारी ये जो पहली है x² + 3, ये इसकी घात पूर्ण संख्या, तो ये क्या कह देंगे कि x² + 3 क्या है? बहुपद है। जबकि ये हमारी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है कि क्या है, x टू द पावर 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं, बल्कि क्या है, परिमेय संख्या। तो x टू द पावर 1/2 + 4 क्या है?
बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये बहुपद क्या होता है ये आप जान गए कि ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है बेटा, अब आते हैं, जैसे मान लीजिए एक और बता देते हैं, मान लीजिए दे दिया x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है? देखिए ध्यान दीजिए, चर ये रहा, चर ये रहा, ये भी चर है, ये भी चर है, दोनों के घात पे क्या है? 1 है। तो सबसे पहला काम इसको किस रूप में बनाएंगे? इसको बटे के रूप में से हटा के यानी p/q के रूप में से हटा के किस में बनाएंगे? p के रूप में। तो इसको बनाते हैं, ये तो उसी तरह रह जाए x के पावर 1, लेकिन जब ये x के पावर 1 नीचे है, जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है उसका घात, या माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। तो प्लस तो ऐसे ही लिखेंगे, x टू दी पावर क्या हो जाएगा बेटा? x टू दी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकल के आ गया? x के पावर 1 निकल के आ गया और x के पावर -1 निकल के आ गया। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि अगर कोई चर संख्या है तो उसके ऊपर जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये तो पूर्ण है, ठीक है, क्या ये पूर्ण है? क्या ये -1 पूर्ण है? नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है? ये पूर्णांक संख्या बन जाएगी -1। कौन सी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि x प्लस 1/x क्या है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, बहुपद नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे की जो है कि बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये था हमारा बीजीय व्यंजक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात के बारे में, यानी कि घात के आधार पर भी बहुपदों का नाम होता है। तो अब इसको हम जो है मिटाते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुपद की घात के बारे में। तो लिखिए, किसी बहुपद में, किसी बहुपद में, बहुपद में स्थित, बहुपद में स्थित चर की, किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात, क्या? अधिकतम घात, अधिकतम घात, घात बोले तो वही पावर। ठीक है, अधिकतम घात वाले, अधिकतम घात वाले पदों के घातांक, पदों के घातांक, पदों के अधिकतम घात वाले पदों के घातांक को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। घातांक को बहुपद, बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि हम जो है कि देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया x² + 3, उसके बाद आ गया मान लीजिए x² + 4, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया y² + y³ + 4। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए और पूछ दे कि इनमें अधिकतम घात के घातांक बताइए, यानी कि इनमें पूछ देगा, क्वेश्चन कर देगा कि निम्न बहुपद की घात बताइए, निम्न बहुपद की घात बताइए। ये 3 + x भी लिख सकता है, यहाँ 4 + x³ भी लिख सकता है।
ठीक है, ऐसे लिख सकता है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन ये हो गया और ये क्वेश्चन ये हो गया और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इन 3 क्वेश्चंस में से जो है अधिकतम घात वाले पदों के निकालना है। तो सबसे पहला देखिए बेटा, ये भी x है, ये भी x है, इसके पावर यानी इसके घात 2 है और इसके घात कुछ नहीं तो 1 है। तो बताइए इसमें घातों की संख्या कितनी मानी जाएगी? जल्दी बताइए बेटा, कुछ दिमाग में घुसा? तो बहुपद घातों की संख्या नहीं बल्कि यहाँ पे क्या कहेंगे, बहुपद की घात, ये वाली और वो। तो बहुपद की घात कितनी आएगी बेटा? बहुपद की घात आएगी जो सबसे मैक्सिमम होती है। बहुपद की घात सबसे मैक्सिमम क्या है हमारी? 2 है। तो बहुपद की घात 2 आएगी। इसमें बहुपद की घात क्या आएगी बेटा? x के पावर 2 है और x के पावर 3, यानी x के घाते 2 और x के घाते 3 है। तो इसमें बहुपद की घात कितनी आएगी? बहुपद की घात, तो बहुपद की घात इसमें आएगी कितना बेटा? 3 आएगी। ठीक है। अगला है हमारा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 4, वाई के घाते 2 प्लस वाई के घाते 3 प्लस 4। तो इसमें चर कौन सी है? वाई है और ये वाई है। तो इन दोनों में सबसे अधिकतम घात क्या हो गया भाई? तो क्या लिखेंगे? बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात यहाँ निकल के क्या आएगी बेटा? 3। समझ में आया होगा कि बहुपद की जैसे घात निकालनी है तो कैसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है। दूसरी चीज एक और है कि जो बहुपद होते हैं तो बहुपद के घात के नाम पर भी जो है बहुपद का नाम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर x प्लस 2 लिखा है तो इस पे घात कितना है? 1। तो हम इसको कह देते हैं रैखिक बहुपद। क्या कह देते हैं? रैखिक बहुपद कह देते हैं। इसका नाम रखते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है। अगर मान लीजिए कि वाई स्क्वायर प्लस वाई हो गया, मान लीजिए वाई की जगह कुछ लिख सकते हैं, इसके जगह 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा घात कितना है? वाई ही अचर, वाई भी चर राशि है, वाई के ऊपर सबसे ज़्यादा घात कितना है? 2। तो इस वाले को क्या कहते हैं? द्विघात। द्विघात कितने घात हैं? 2 घात है, तो द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर ये हमारी जो है कि क्वेश्चन हो गई x पे क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है बेटा? 3। तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे? तो इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है बेटा। यही जो है 4 हो जाए तो चतुर्थ घात जो है कि बोलते हैं बहुपद, या द्विघात। द्विघात यानी 2 घातों वाली 2, यानी कि 2 2 4, यानी अधिकतम घात 4। तो इस तरह से जो है कि घात के अनुसार जितनी मैक्सिमम घात होती है उसका वो नाम भी लिख देते हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं, अब हम पढ़ेंगे अगला और इसको हम करते हैं इरेज। अब आते हैं अगला अचर पद के बारे में, अचर बहुपद के बारे में। अचर बहुपद किसे कहते हैं? लिखिए, ऐसे पद जिनमें केवल संख्या हो, केवल संख्याएं हो या संख्याएं हो, ऐसे पद जिनमें केवल संख्याएं हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बीजीय व्यंजक, उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जिसको हम क्या कहते हैं? केवल कोई संख्या हो
जिनमें केवल संख्याएं हों बीजीय व्यंजक होते हैं। ये क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक होते हैं, बहुपद कहलाते हैं या बहुपद भी होते हैं। बीजीय व्यंजक होते हैं, बहुपद होते हैं, बहुपद होते हैं। ठीक है। और इस बहुपद को और इस प्रकार की बहुपद को और इस प्रकार की बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्नावली लगाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है इन सब चीज़ों को जानना, इसीलिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कहने का मतलब क्या है, ऐसे पद जिनमें केवल संख्याएं हो, बीजीय व्यंजक होते हैं, बहुपद भी होते हैं, बहुपद भी होते हैं, बहुपद भी होते हैं। और इस प्रकार की बहुपद को अचर बहुपद, यानी इसमें केवल संख्याएं होगी, इसमें चर राशि कहीं से भी नहीं होगी, यहाँ चर नहीं दिखाई देगा। यानी जैसे मान लीजिए मैंने कहा 6, मैंने कहा जो है 8, ठीक है, मैंने कहा मान लीजिए कि 2, ठीक है, ये सब क्या है? ये अचर बहुपद है। ये बहुपद भी है, अचर बहुपद है। कैसे? ध्यान दीजिए। अगर हम इसको कहें कि 6 गुणे 1 लिख सकते हैं क्या? इसको 8 गुणे 1 लिख सकते हैं क्या? इसको 2 गुणे 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी चर राशि के पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, चाहे वो y हो, z हो, a हो, कोई भी चर राशि हो। तो क्या हम 1 की जगह लिख सकते हैं क्या कि 6x⁻0? यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 8y⁻0? यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 2z⁻0? z तो सेम दिख जाएगा, 2x ही लिख देते हैं, 2x⁻0, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे जो घात है, घात कितनी है? 0 है, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो यानी ऐसी जो हमारी पद हैं, इन पदों को क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। यानी इसमें चर का कोई मायने मतलब नहीं है, ये अचर बहुपद कहे जाते हैं। कौन सा बहुपद कहे जाते हैं बेटा? अचर बहुपद कहे जाते हैं। ठीक है, अचर बहुपद, अचर बहुपद कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हमने 3 चीजों का जो है कि ज्ञान ले लिया, यानी 3 चीजों की पढ़ाई कर ली। बहुपद में 3 चीजें हम लोगों ने जाना, और अगला जो है कि चीज जानेंगे उसके लिए हम इसको इरेज करेंगे। हम अभी जो है चर, अचर और घात के आधार पे बहुपद को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पदों के आधार पे बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। यानी पदों के आधार पर बहुपद कितने होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा जैसे 6, ठीक है बेटा, और मैंने लिखा 6x⁻0, ठीक है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई एक पद आ जाए, जैसे मान लीजिए x², या आ गई 7x, या आ गई 16y⁻2, या आ गई z⁻17, सब अलग अलग हैं,
सब क्या है बेटा, अलग अलग है। ठीक है, सब अलग हैं, मतलब कि ये एक अलग है, ये दूसरा अलग है, कहीं भी प्लस का निशान नहीं है, यानी अलग अलग। ये चार जो है कि पद हैं, ये चार पद हैं, चारों अलग अलग हैं। इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं बेटा, एक पद। इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, और इसमें भी एक पद। तो ऐसे जो है कि पदों को, यानी ऐसे लिखी हुई चीज़ों को क्या बोलते हैं, तो ऐसी लिखी हुई चीज़ों को बोलते हैं एक पद। और इस तरीके से इसका नाम क्या पड़ा, एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय या एक पदी क्या, बहुपद, एक पदी बहुपद। समझ में आया बेटा, एक पदी बहुपद। उसी तरह नंबर 2, अगर मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 7x प्लस वाई हो गया, यहाँ 16y स्क्वायर प्लस जेड हो गया, यहाँ पर जेड पे 17 प्लस मान लीजिए कि 8x हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितने पद दिखाई दे रहे हैं बेटा, एक एक, दो पद, ये भी एक और एक, दो पद, यहाँ भी एक और एक, दो पद, और यहाँ भी एक और एक, दो पद। यानी इसमें कितने जो है पद दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सब में दिखाई दे रहे हैं दो पद, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। ठीक है बेटा, द्विपद बहुपद। उसी तरह हम आगे चलेंगे, जिसमें अब दो के अलावा अब एक और जुड़ जाए। मान लीजिए जुड़ गई क्या, 4x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, 7x प्लस वाई प्लस 3, 16y स्क्वायर प्लस जेड प्लस बी, जेड पे 17 प्लस 8x प्लस एक्स, सॉरी 8x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे पद के आधार पे कितने पद हैं इसमें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 पद हैं। तो इसका क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं त्रिपदी पद बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको अब समझ में आई होंगी कुछ। तो ये हमारी पदों के आधार पे हो गई, और भी जो है इसमें चार होंगे तो चतुर्थ पदी हो जाएंगे, पंचपदी हो जाएंगे, यानी बहुपद कहते चले जाएंगे। ये बहुपद ही कहलाए, लेकिन किस आधार पर, पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर कि कितनी पद है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपको, ये भी चीज़ें आपको समझ में आई होगी जहाँ तक हमें उम्मीद है। तो अब हम जो है आगे पढ़ेंगे। चलिए हम कुछ और देखते हैं। जो एक देखेंगे बहुपद में चरों का गुणांक, बहुपद में चरों के गुणांक, बहुपद में या बहुपदों में चरों का गुणांक, गुणांक बोले तो गुणा। ठीक है बेटा, बहुपदों में चरों का गुणांक का क्या मतलब है, मतलब ये है चरों का गुणांक, चर किसे कहते हैं, तो जो अक्षर हो A B C D E F G Z तक, तो या क ख ग घ भी कह सकते हैं आप। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 4x स्क्वायर, तो इसमें चर कौन हो गया, ये, तो कहेगा 4x स्क्वायर में चर का गुणांक क्या है, चर का गुणांक क्या है, या खाली जगह ऐसे गुणांक है, सीधा ये भी पूछ सकता है। दूसरा तरीका ये पूछ सकता है, मैं चर x स्क्वायर का
गुणांक, ये भी पूछ सकता है, गुणांक है। ठीक है बेटा, किसमें? इसी की बात हो रही है, 4x² की। तो अगर हम देखेंगे कि 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4x² को हम लिख सकते हैं बेटा कि 4 गुणे x², लिख सकते हैं बिल्कुल। तो जब हम 4 गुणे x² लिखेंगे तो इसका मतलब पूछ किसका रहा है? इसका। तो इसका गुणांक कौन है, यानी इसके में जो है गुणा जो है किसका हुआ है? तो 4 का हुआ है। किसका हुआ है? 4 का हुआ है। तो क्या कह रहा है कि 4x² में चर का गुणांक क्या होगा? 4 होगा। या बोले कि जो है 4x² में चर x² का गुणांक है, क्या है? 4 है। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि यहां पे केवल लिख दे x³ में चर का गुणांक, चर का गुणांक, चर का गुणांक है। अब यहां तो बेटा x³ है, केवल x³ है, यानी x³ लिख सकते हैं हम। यहां गुणा किसका करेंगे? तो जब कोई संख्या नहीं हो तो किसको माना जाता है? शुरुआत से बताते आए हैं और शुरुआत से सीखते आए हैं हम लोग कि किसी भी जो है कि चर हो अचर हो, किसी भी में अगर एक का गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब कि x³ के साथ किसका गुणा कर रहे हैं हम? x³ के साथ 1 का गुणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि x³ में चर का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक तो आप लोगों को जो है समझ में आई होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि लंबी लंबी बहुपद होती हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है कि 4x² प्लस 3x प्लस 5। अब इतनी लंबी तो बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसका शॉर्टकट क्या लिख देते हैं? शॉर्टकट इसका लिख देते हैं fx या gx। ठीक है, fx लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? और भी जो दिमाग में आए, जैसे px भी लिख सकते हैं। क्यों x ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें सब में x है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाए कि 4y² प्लस 3y प्लस 5, तो हमको इसको लिख सकते हैं fy, है ना, या लिख सकते हैं gy, या लिख सकते हैं py, मतलब किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई लंबी अगर बहुपद हो तो उसको जो है कि छोटे रूप में ये लिख सकते हैं। तो ये भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि ये तो आप जो पिछली कक्षाओं में 9 में और 8 में जो सीख के आए होंगे। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अब हम आएंगे हम आगे अगले जो है कि क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि जो है अगर मान लो कि कोई बहुपद है और उस बहुपद में किसी, मान लीजिए यही बहुपद है और इसमें कह दे कि x का मान अगर 0 रखे तो क्या आएगा, x का मान अगर 1 रखे तो क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, x का मान इसमें रख देंगे और पुट करके उसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है बेटा, तो बाकी की चीज़ें जो है हम नेक्स्ट जो है कि वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि इन जो है जानकारी के बिना, इन सब जानकारी के बिना हमारी जो है पढ़ाई का कोई मायने मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक हमको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, और हम क्या करेंगे? प्रश्नों को रटना शुरू कर देंगे। तो मैथ एक ऐसी है सब्जेक्ट है जिसको रट नहीं सकते हो, समझना पड़ता है। ऐसे तो कोई भी विषय हो जिसको जो है रटना नहीं बल्कि समझना होता है, लेकिन जो विज्ञान हो गई, गणित हो गई, व्याकरण हो गई, इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है,
रटने नहीं चाहिए, समझने चाहिए। और जो भी समझ के आप पढ़ते हैं तो वो जो है कि ज्ञान आपकी जो है लंबी समय तक आपके जो है दिमाग में रहेगी। और जिस चीज़ को आप रटते हैं वो लंबी समय तक नहीं रहती है, बल्कि कुछ दिन बाद आप उसको भूल जाते हैं। तो हमें भूलना नहीं है, हमें समझ के पढ़ना है। थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन सॉलिड पढ़ना है, मजबूती के साथ पढ़ना है। तो आज के लिए बस हम इतना ही चाहेंगे, बाकी का अगले वीडियो में आप लोगों को हम बता देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।